सलाम। तो मेरी आवाज सबको आ रही है? जी, मेरी आवाज सबको आ रही है? ठीक है, सही है। मेरे ख्याल से आपकी अभी आवाज आई थी। तो एक दफा और अगर कोई कुछ बोल दे, क्योंकि मुझे अभी तक कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है आवाज, लेकिन फिर मुझे दूसरे लोग की भी तो आवाज नहीं आ रही है। फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मसला हो जाएगा। अभी मैं इसको रिजॉल्व भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर कोई कुछ बोले। डॉकर के लिए नहीं, डॉकर के लिए लिनक्स सीखना मस्ट बिल्कुल भी नहीं है। डॉकर जो है वो आपके विंडोज के ऊपर भी चल सकती है, तो वो तो कोई मसला नहीं है। तो लिनक्स और डॉकर जो है उनका सिर्फ एक ही एक कोरिलेशन है कि डॉकर जो है वो आप इस्तेमाल करते हो लिनक्स का ओएस के अंदर। फिर से वही बात है, क्योंकि लिनक्स हर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में यूज होती है। इसलिए चाहे आप डॉकर का काम कर रहे हो, कुबरनेटिस का, या ऐसी अगर आप एक डेवलपर हो, जो भी आप करोगे, 90% चांस है कि जिस कंपनी में आप काम करोगे वो आपको बोलेंगे कि आपको लिनक्स आना चाहिए, या हम लिनक्स पे काम करते हैं इस कंपनी में, तो आपको भी इसी पे ही काम करना पड़ेगा। तो डॉकर का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है लिनक्स से। ऐसा कुछ नहीं है कि लिनक्स नहीं आता है तो आप डॉकर सीख नहीं सकते हो। फिर से वही बात है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी आप काम करते हो वो आप लिनक्स के ऊपर करोगे, जिस तरह आप विंडोज के ऊपर करते हो। तो इसी तरीके से ही लिनक्स जो है वो अभी डॉकर जो है वो एक एप्लीकेशन है जो आप विंडोज पे भी और लिनक्स पे भी चला सकते हो। और इसका जो पर्पस है वो लिनक्स से बिल्कुल ही अलग है। हाँ, लेकिन इसका एक ऐसी चीज है डॉकर के अंदर जिसको अगर आपको समझना पड़े तो वो लिनक्स का एक एग्जाम्पल के थ्रू आमतौर पे लोग समझते हैं। तो हम उसी से ही समझेंगे। अच्छा, तो अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा बुक डॉकर डीप डाइव के नाम से, अक्टूबर 2017, डॉकर कॉन ईयू एडिशन। ठीक है। तो उसूलन तो ये लेटेस्ट एडिशन नहीं है, ये कुछ साल पुराना है। दिख ही रहा होगा, 2017 का है। विंडोज 10 पे चला। जी बिल्कुल चल सकता है डॉकर। आई थिंक मेरे पास मैंने रिसेंटली अपना कंप्यूटर को रीसेट किया, इस वजह से मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। लेकिन बिल्कुल सही कि डॉकर के डॉकर जो है वो विंडोज के ऊपर भी चल सकती है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल। और जो भी हमने अभी तक एप्लीकेशन सीखे हैं पीआईआईसी के अंदर, जो भी प्रोग्रामिंग है या जो भी एप्लीकेशन है, तो हर चीज विंडोज पे चल सकता है। लेकिन हम लिनक्स पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए जॉब के लिए या कोई भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के लिए या इस तरह के सारे काम के लिए। तो बिल्कुल विंडोज पे तो हो भी सकता है। अगर आप सर्च करो डॉकर विंडोज इंस्टॉलर तो आ भी जाएगा, और फिर आप वो इंस्टॉल भी कर सकते हो। लेकिन डॉकर जो है वो जिस तरह वर्चुअलाइजेशन आपका बहुत सारे रिसोर्सेज ले लेता है, इसी तरह ही डॉकर भी आपके काफी रिसोर्सेज ले लेगा। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर लूंगा कि अगर आपको डॉकर चलानी है तो फिर या तो आप लिनक्स का वर्चुअल मशीन के अंदर चलाओ। लेकिन अगर आप वर्चुअल मशीन के अंदर ही नहीं चला सकते हो तो फिर मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप वर्चुअल मशीन के साथ डॉकर मत चलाना। मतलब है कि या तो आप डॉकर चलाओ या फिर आप वर्चुअल मशीन चलाओ। मतलब है कि अगर आप विंडोज पे चला रहे हो डॉकर, तो आप वर्चुअल मशीन जो लिनक्स का है और जो डॉकर है उन दोनों को साथ मत चलाओ, वरना आपके इतने सीपीयू और रैम रिसोर्सेज और स्टोरेज रिसोर्सेज ये सब इतना कंज्यूम होगा कि अगर आपका कंप्यूटर जैसे 16 GB रैम से कम होगा तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा। फिर वो क्रैश भी हो सकता है, डाटा लॉस भी हो सकता है। तो ये मैं बस एक प्रिकॉशन बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह वर्चुअल मशीन्स में इतना सारा रिसोर्सेज यूज होता है, इसी तरीके से ही डॉकर में भी होता है। अच्छा, तो अब हम शुरू कर लेते हैं। ये बुक एक थोड़ा पुराना एडिशन है, तो जो मैंने यूज किया था
वो मतलब जो मैंने विंडोज नहीं, जो मैंने लेटेस्ट वर्जन यूज किया है इस बुक का, तो वो आई थिंक 2020 में आया था। तो जब मैंने सीएनसी का एग्जाम दिया था तो डॉकर का ही, तो मैंने उस लेटेस्ट बुक से पढ़ा था। देखा जाए तो मैंने एक रिस्क ली, क्योंकि मैंने किसी से पूछा नहीं, ना ही किसी टीचर से कंफर्म की, ना ही कुछ की कि क्या हम 2017 वाला एडिशन से ही पढ़े या फिर हम नया एडिशन से पढ़े। लेकिन मैंने रिस्क लेके नया एडिशन से पढ़ा था। उसूलन ये रिस्क था, लेकिन शुक्र है कि मेरा मार्क्स 80% आ गया था। अब 80% तो ऐसा मार्क्स है कि जाहिर सी बात है, बंदे को इतना तो समझ आ ही जाता है कि कोई बुक का तो मसला है ही नहीं। और मैंने फिर बाद में जब देखा था तो यही फर्क था कि जो नया वाला बुक है उसमें कुछ चीजें ऐड हुए हुए थे। मतलब एक नया वाला बुक जो है वो तकरीबन 250 या 300 पेजेस का है, ये मुश्किल से 191 पेजेस का है, ये ऐसा कुछ, हाँ 191। तो अब डॉकर क्या है ये हम जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल अबाउट कितने 12 चैप्टर्स हैं, या समझो 11। तो ये सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे पीआईआईसी के एग्जाम के अंदर, वो बल्कि मैं एक दफा देख भी लेता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ताकि फिर मैं उसी के हिसाब से प्रिपेयर करूँ। खैर हम तो सभी कवर कर लेंगे, लेकिन तो भी मैं एक दफा देख लेता हूँ कि कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, तो मैं फिर उसी हिसाब से ही मतलब बना दूँ। हाँ, डॉकर बुक लिंक सही है, तो वो भी मैं अभी सेंड कर लेता हूँ ग्रुप के ऊपर। अच्छा, वर्चुअल मशीन के अंदर डॉकर को कैसे यूज करना है ये भी मैं बता दूंगा। पहले तो ये समझना जरूरी है कि डॉकर है क्या, फिर हम वो भी देख लेंगे। हमें लिनक्स पे ही चलाना है, तो वो तो चलो हो जाएगा। अब उससे ऊपर मेरे ख्याल से किस डेट का है, क्योंकि मैंने इसी डेट पे ही बहुत सारे ग्रुप्स में ये फाइल सेंड किया था, एक जो लिनक्स की एग्जाम है और एक जो डॉकर की एग्जाम है। तो ये मुझे जरा देखनी पड़ेगी। आई थिंक जो अभी तो फिलहाल चलो एआई का ही ग्रुप पे देख लेता हूँ, अगर इस पे मिल जाता है। हाँ सही है, ठीक है। तो बिल्कुल डॉकर का एग्जाम मेंशन हुआ हुआ है, लेकिन इसके कोई टॉपिक्स नहीं दिए हुए कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। आई सेंड इन द ग्रुप। अच्छा ठीक है, तो आप भेज दो, फिर हम उसी से ही देख लेंगे। खैर फिलहाल हम बाकी के चैप्टर्स तो देख लें। मेरे ख्याल से सिर्फ 8 ही चैप्टर्स हैं। खैर, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कंटेनर्स फ्रॉम 30,000 फीट। बेसिकली हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम कंटेनर्स के बारे में देखेंगे। कंटेनर्स है क्या, डॉकर कंटेनर्स वर्सेस लिनक्स कंटेनर्स। मैंने बोला था कि डॉकर जो है वो एक चीज जो डॉकर के अंदर है वो लिनक्स से थोड़ा मिलता जुलता है, तो हम उस चीज को देख लेंगे। फिर डॉकर है क्या, डॉकर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, बिगर पिक्चर क्या है, मतलब है डॉकर को इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 डॉकर इंजन। फिर हम टेक्निकल चीजें के अंदर जाएंगे, डॉकर इंजन क्या है, इमेजेस क्या है, कंटेनर्स क्या है, कंटेनराइजेशन क्या होता है, कंटेनर्स एंड इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर आई थिंक यहाँ तक ही आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर और भी इससे मजीद आएगा या हम तो वैसे सीख लेंगे। स्वॉर्म मोड, तो ये है चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे कि स्वॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। और डॉकर ओवरले नेटवर्किंग, ये कुछ एडवांस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स है डॉकर के अंदर। और फिर हम कुछ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे डॉकर के अंदर। तो ये हमारे पास 11 चैप्टर्स है, और फिर जो 12 चैप्टर है वो तो ऐसे ही व्हाट्स नेक्स्ट, फीडबैक एटसेट्रा। तो मेनली तो 11 चैप्टर्स ही है। अच्छा, तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ कि अच्छा सबसे पहले तो मैं लिंक को भेज दूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, कंटेनर्स फ्रॉम 30,000 फीट। तो मैं नीचे जाता हूँ उसी जगह पे। अच्छा चलो, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि VMware नहीं सॉरी, कंटेनर्स और डॉकर से पहले क्या होता था। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अब हम ये समझने जाएंगे कि डॉकर का एक्चुअल पर्पस क्या है। हम ये देखेंगे कि डॉकर से पहले क्या था, ताकि हमें उसका पर्पस समझ आए। ठीक है, तो पहले उस पहले जमाने में जब डॉकर नहीं था, तो एप्लीकेशंस जाहिर सी बात है रन बिजनेसेस, मतलब है कि अगर बिजनेस की ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या ई कॉमर्स वेबसाइट है या उनकी कोई और एप्लीकेशन है जैसे एमएस ऑफिस है, तो वो जो है वो अगर ब्रेक होता है, तो मतलब उसमें कोई बग आता है तो बिजनेस सफर होती है, और फिर वो
मतलब कभी कभी खत्म भी हो जाता है अगर ये ब्रेक्स या बग्स बहुत ही सीवियर है तो। और ये स्टेटमेंट्स आजकल मतलब हर दिन के साथ साथ ज्यादा ट्रू होता जाता है, क्योंकि वाकई में ऐसा ही है। आईटी रिसोर्सेज जो है वो इतना एक्सपेंसिव है, और उसमें उनमें से सिर्फ एक या दो मेजर बग्स आ जाए तो वो कंपनी को भी खत्म कर सकते हैं। मतलब इतने क्या बोलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है इन बग्स को कंटेन रखना। तो ये मैं इसी एनालिसिस से ही समझाऊंगा कि डॉकर क्या है। ये पहले हम देखेंगे कि डॉकर से पहले क्या होता था, ताकि हम इसका यूज समझे तो खुद ब खुद डेफिनेशन आ ही जाएगा माइंड में। तो मोस्ट एप्लीकेशन जो होते हैं वो सर्वर्स पे चलते हैं। सर्वर्स आपको पता होगा कि क्या होगा, बेसिकली बहुत ही बड़े कंप्यूटर्स जिनमें बहुत ही ज्यादा रैम, सीपीयू, स्टोरेज और ये सब होता है। अगर रिसोर्सेज उसके इतने ज्यादा नहीं भी है तो उनका डिजाइन इस तरह से बना हुआ होता है कि वो 24/7 चले, मतलब एक कभी शट डाउन ना हो। तो सर्वर्स का ये पर्पस होता है, चाहे जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन हो, सीपीयू या रैम या जो भी है उसका। और पहले हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को चला सकते थे पर सर्वर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सर्वर है, उसमें फॉर एग्जांपल 128 जीबी रैम है, बहुत ही ज्यादा रैम है, और सीपीयू भी बहुत ही अच्छा इंटेल Xeon का एक सीपीयू लगा हुआ है। ये फर्स्ट क्लास सीपीयू है सर्वर्स के लिए। तो कोई Xeon सीपीयू लगा हुआ हो और उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल 128 जीबी रैम हो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। अब इतना अच्छा सर्वर के लिए अगर मैं सोचूं कि यार मेरे 6 एप्लीकेशन है, तो अब मैं अगर इस तरह के 6 लूंगा तो ये तो फिर मतलब बहुत ही ज्यादा पैसे निकलेंगे। तो अब अगर मैं एक ही एप्लीकेशन को फॉर एग्जांपल इसके ऊपर चलाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि एक एप्लीकेशन को तो इतना जरूरत ही नहीं है इतना सारा रिसोर्सेज का। 128 जीबी रैम तो क्या, उसको मुश्किल से 16 जीबी रैम की जरूरत है, बल्कि उससे भी कम। तो इतना सबकी जरूरत नहीं है इस एक सर्वर के लिए। एक ही एप्लीकेशन अगर चलाऊंगा तो मेरे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो एक तरीका है जिससे हम एक कंप्यूटर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स या मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं, जिस तरह हमने वर्चुअल बॉक्स से किया है। तो डॉकर भी जो है, माय लैपटॉप डजंट हैव सच कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपकी मतलब समझ नहीं आई। अच्छा, क्या वो लैपटॉप लैपटॉप में ये डजंट हैव सच कॉन्फ़िगर, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 128 जीबी रैम या मतलब कोई ऐसी चीज का कि बहुत ही कोई बड़ा सर्वर हो, तो मैं उसका ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपकी कंप्यूटर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो कंपनी सर्वर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो अगर कोई ऐसा बहुत ही पावरफुल सर्वर हो और उसमें कोई एप्लीकेशन चलानी हो या कोई वेब एप्लीकेशन चलानी हो, कोई भी और एप्लीकेशन चलानी हो, तो अगर इतना ही पावरफुल है तो एक एप्लीकेशन को तो इतना सब रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस एक सर्वर पे चला सकते हैं, लेकिन एक देखा जाए तो हम नहीं चला सकते। तो क्या तरीका है कि हम एक सिस्टम के ऊपर दो चला सकें, मतलब दो एप्लीकेशंस चला सकें। दो एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम एक कंप्यूटर में कैसे चला सकते हैं बगैर ड्यूल बूट का, क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक साथ चलती पड़ेंगी। तो उसका क्या तरीका है, वर्चुअलाइजेशन जो हमने इस्तेमाल किया है वर्चुअल मशीन से, मतलब है कि तो पहले जमाने में वर्चुअल मशीन से पहले यही होता था कि एक नया बिजनेस को अगर एक नया एप्लीकेशन बनानी थी तो आईटी का जो टीम था उनको एक और सर्वर ले आना पड़ता था। तो मोस्टली उनको कुछ पता ही नहीं होता था कि कितना परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होगी इस एप्लीकेशन की, तो बस एक तरह से गेस करते थे। और अगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाला सर्वर लेते थे जिसकी जरूरत भी नहीं है तो आपके पैसे गए। अगर बहुत ही कम पावरफुल वाला सर्वर ली तो आपको फौरन अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके और भी मतलब पैसे वेस्ट होंगे। तो इसलिए एक ही तरीका था जो सेफ तरीका था कि आप वो वाले सर्वर्स खरीदो जो 100% चल जाएंगे, लेकिन फिर ऑब्वियसली वो बहुत ही महंगे हैं और इसलिए ज्यादा पैसे निकलेंगे। तो अंडर पावर्ड सर्वर्स में फिर ज्यादा मसला होगा, क्योंकि लॉस्ट लॉस्ट कस्टमर्स, लॉस्ट रेवेन्यू और इन सब के भी मसले आ सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली लोग क्या करते थे कि बिगर सर्विस देते थे। तो इस वजह से ऑन एवरेज जो सर्वर्स थे फॉर एग्जांपल, इनका जो 5 to 10% का जो पोटेंशियल कैपेसिटी होता है ना वो ही चलता था। कि ऐप के फॉर एग्जांपल सर्वर में 128 जीबी रैम है, तो उसका जो 5% हुआ वो मुश्किल से समझो 6.4 जीबी रैम हुई, या चलो उतना कम ना भी गिरे, समझो 12 जीबी रैम, ठीक है। 12 जीबी रैम एक एप्लीकेशन लेगा, और मैं एक एप्लीकेशन से ज्यादा चला भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस जमाने में नहीं था वर्चुअलाइजेशन, तो मैं एक एप्लीकेशन से ज्यादा चला भी नहीं सकता हूँ।
अब 128 माइनस 12 116 जीबी जो मेरा रह गया है, उसके साथ मैं क्या करूंगा, पूरा वेस्ट ही हो गया। तो इसलिए वर्चुअलाइजेशन आ गया, जिससे हम मल्टीपल ओएसएस को एक साथ कंप्यूटर पे चला सकते हैं और ईच ओएस के अंदर हम एक एक एप्लीकेशन चला सकते हैं। अच्छा, फिर ये जरूर जहन में आता है कि ऐसा क्यों है कि हमें ईच एप्लीकेशन के लिए एक ओएस चाहिए ही चाहिए, हम एक ही ओएस पे 3 एप्लीकेशन क्यों नहीं चला सकते? इसका वजह ये है कि अगर आपको पोर्ट्स के बारे में कुछ पता हो, पोर्ट्स दिया है इस तरह से समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझो कि मेरे पास अभी कंप्यूटर पे 20 एप्लीकेशन हैं। अब ये सारे के सारे 20 एप्लीकेशन इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं। अब मेरे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही गेट हो, ठीक है, ये एक गेट है जिससे सारे एप्लीकेशंस इंटरनेट से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, ये आप एक गेट की तरह से समझो। अब ये अगर मेरे पास एक ही गेट हो और 20 एप्लीकेशंस हो, अगर 2 3 4 मतलब एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को अगर इंटरनेट को एक्सेस करना हुआ एक साथ, तो जाहिर सी बात है क्लैश हो जाएगी, क्योंकि एक ही दरवाजा है या एक ही गेट है और दोनों एप्लीकेशंस को उससे बाहर जाना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ही गेट है, तो फिर मतलब मसले खड़े हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कोलिजन्स, मतलब नेटवर्क कोलिजन्स पे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मसला है, डाटा लॉस भी इससे हो सकता है और भी बहुत सारे मसले, स्लो भी है बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है। तो इसका क्या तरीका है कि आप मल्टीपल गेट्स बनाओ। तो गेट्स का कंप्यूटर वर्ल्ड में गेट्स का एक और वर्ड है पोर्ट्स। हर एप्लीकेशन अपना पोर्ट्स को यूज करता है। हर कंप्यूटर में तकरीबन 20 से 25 हजार पोर्ट्स लगे हुए होते हैं। इन 20 से 25 हजार पोर्ट्स जो है, इनमें से जो भी एप्लीकेशन को चाहिए होता है वो असाइन होता है। असाइन होने के बाद वो उसको इस्तेमाल करता है, मतलब उन्हीं गेट्स को इस्तेमाल करता है जिस जो उसकी जरूरत हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये मैंने एक डेफिनेशन समझाई कि पोर्ट्स क्या है। तो अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन हो जो फॉर एग्जांपल यूडीपी पोर्ट्स को यूज करता हो, तो ये एक तरह का पोर्ट है। पोर्ट्स की भी टाइप्स होते हैं ना, अगर आपको इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करना है, एचटीटीपीएस एचटीटीपी के बारे में तो आई थिंक सबने सुना ही होगा। तो अगर उसके थ्रू कम्युनिकेट करना है आपको, तो उसका आपको फॉर एग्जांपल पोर्ट 21 टू पोर्ट 30 आप यही गेट्स को यूज कर सकते हो। अगर आपको यूडीपी को यूज करना है, तो फिर आप सिर्फ पोर्ट 50 टू पोर्ट 100 जो भी इनके दरमियान पोर्ट्स है आप उनको यूज कर सकते हो, और किसी को नहीं कर सकते हो यूडीपी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये जिस हिसाब से आपका एप्लीकेशन बना हुआ है, जिस तरह के प्रोटोकॉल, जिस तरह के रूल्स यूज कर रहा है, फिर उसमें गेट्स का भी रूल्स आता है कि आप यही गेट्स इस्तेमाल कर सकते हो यही रूल फॉलो करने के लिए। तो ये भी एक और मसला आ जाता है इसके अंदर। तो अगर गेट्स का मतलब है पोर्ट्स, तो मैं तो गेट्स का एनालॉजी के साथ समझा रहा हूँ। तो ये जो पोर्ट्स हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 पोर्ट्स ही हो और मेरे पास 20 एप्लीकेशन हो और हर एप्लीकेशन एक पोर्ट को यूज करता हो, तो मेरे पोर्ट्स तो खत्म हो गए ना। तो यही बात है, एक बड़ा सा एप्लीकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल एक पूरा वेबसाइट के लिए, आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला ही नहीं सकते हो एक कंप्यूटर के ऊपर। सारे पोर्ट्स इस्तेमाल हो जाएंगे उसके, सारे पोर्ट्स को इस्तेमाल करने की वजह से कोई और गेट बचेगा ही नहीं जिससे वो बाहर जाए, सारे ऑक्यूपाइड होंगे। तो इस वजह से आपको एक और ओएस चाहिए होगा, क्योंकि ये जो पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स कोई फिजिकल चीज नहीं होते हैं, कोई यूएसबी पोर्ट की तरह नहीं होता है। आपके कंप्यूटर पे कोई 25,000 पोर्ट्स नहीं लगे हुए होते फिजिकल वाले, ये वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं या डिजिटल पोर्ट्स होते हैं। जिस तरह के यूएसबी पोर्ट्स है, इस तरह के तकरीबन 25,000 डिजिटल गेट्स या डिजिटल पोर्ट्स होते हैं। तो ये जो पोर्ट्स या ये जो गेट्स हैं, ये क्योंकि डिजिटल है इसलिए आप तकरीबन एक अनलिमिटेड अमाउंट को बना सकते हो। लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि हर कंप्यूटर में एक हद तक, मतलब ये इसका एक लिमिट रखा जाता है। अब आप अनलिमिटेड पोर्ट्स तो नहीं बनाओगे ना, वरना आपका सारा सीपीयू और रैम तो उसी में ही जाएगा इन सबको बनाने में। तो इस वजह से हर चीज का एक लिमिट रखा है। लेकिन इस लिमिट को क्रॉस करने के लिए अगर आप एक वर्चुअल मशीन बनाते हो और आप उसके ऊपर चलाते हो, तो आपके पास, क्योंकि आप एक और ओएस चला रहे हो, तो आपके पास एक और 25,000 पोर्ट्स आ जाएंगे। मतलब है कि आप मेरे पास 50,000 आ गए, तो एक 25,000 में मैं एक एप्लीकेशन चला सकता हूँ, दूसरे 25,000 में मैं दूसरा एप्लीकेशन चला सकता हूँ। फिर मैंने एक और ओएस बना दी जो मैं साथ चला रहा हूँ, तो मैं 3 ओएस एक साथ चला रहा हूँ, तो मैं 3 एप्लीकेशन एक साथ चला सकता हूँ। तो फिर मेरे 75,000 पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, और फिर ईच एप्लीकेशन 25,000 को यूज कर रहा है, तो मेरे 3 एक साथ चल सकते हैं। तो ये इसका वजह है। तो लॉजिक गेट्स मतलब उसकी नहीं नहीं, लॉजिक गेट्स नहीं, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ, दरवाजा जिस गेट से हम बाहर जाते हैं। मतलब आप पोर्ट्स को इस तरह से समझो कि ये गेट्स है जिसके थ्रू हमारा नेटवर्क ट्रैफिक बाहर जाता है। अगर एक एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करनी है इंटरनेट से, तो किसी दरवाजे से जाएगा ना, ताकि वो इंटरनेट तक पहुंच सके।
तो ये जो दरवाजा है इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर वर्ड के अंदर बोलते हैं पोर्ट्स। ये लॉजिक गेट्स नहीं, उसके साथ कंफ्यूज मत करो भाई। तो ये हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं VMware। तो यहाँ तो VMware का एग्जांपल दे रहा है, तो VMware और वर्चुअल बॉक्स एक्चुअली तो एक ही चीज है। दोनों वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों का एक ही काम है। तो यही बात है कि जब वर्चुअलाइजेशन आ गई थी VMware और वर्चुअल बॉक्स के साथ और इन सब के साथ, तो ये गेम चेंजर थी पूरी IT कवर के साथ। अब IT को एक नया सर्वर नहीं बनाना पड़ता था एक एप्लीकेशन के लिए, बल्कि एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस रख सकता था। और फिर ये भी फायदा है कि अगर आप ओवर स्पेंड भी करो सर्विस के ऊपर एक्सीडेंटली, कि अगर आपको नहीं पता हो कि कितना पावर चाहिए एप्लीकेशन के लिए, तो अगर आप एक बहुत ही हाई पावर सर्वर ले लो जिसका सिर्फ फॉर एग्जांपल 5 या 10% यूटिलाइज होगा एप्लीकेशन के साथ, तो जो बाकी के बच रहे 95% या 90%, उस सबको आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी और एप्लीकेशन में, क्योंकि अब वर्चुअलाइजेशन आ गई है तो आप मल्टीपल चला सकते हो एक सर्वर पे। कौन मना कर रहा है? रिसोर्सेज भी अगर आपके पास इतने ज्यादा है तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कोई ना कोई बुराई तो जरूर होती है, हर चीज के साथ कोई ना कोई अच्छा है और बुराई जरूर होती है। तो इसी तरह से वर्चुअल मशीन्स का बुराई ये है कि क्योंकि हर VM को एक अपना OS की जरूरत है, इसलिए ये एक बड़ा मसला आता है। अब ये जो मैंने अभी आपको पोर्ट्स के बारे में बताई है ये बात, कि आपको एक पूरा OS बनाना पड़ता है पोर्ट्स के लिए, देखा जाए तो ये भी एक तरह का वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हुआ ना। अगर कोई ऐसा तरीका होता कि मैं बोलूं कि मेरा विंडोज ही चल रहा है, कोई वर्चुअल मशीन नहीं चल रहा है, लेकिन बस मेरे पोर्ट के नंबर्स बढ़ जाए, कि मैं बोलूं मेरे पास 25,000 पोर्ट्स है, मेरे पास 50,000 आए, लेकिन उसके लिए मुझे एक और OS नहीं खोलना पड़े, मतलब मेरा इसी OS के ऊपर ही हो, लेकिन किसी तरह सिर्फ मेरे वर्चुअल पोर्ट्स बन जाए, बजाय पूरा वर्चुअल OS बनाने का। मुझे सिर्फ पोर्ट्स की जरूरत है तो बस वही बने, मुझे अभी पूरा OS की जरूरत है ही नहीं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डॉकर। अब आती है कंटेनर्स और डॉकर का पर्पस। अगर आपको वर्चुअलाइजेशन करनी है लेकिन आपको एक बड़ा सा OS की जरूरत नहीं है, तो फिर आप डॉकर को इस्तेमाल करते हो। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक ही OS चलानी है, तो अगर आपको मल्टीपल को साथ साथ मैनेज नहीं करना है, जाहिर सी बात है इतना आसान तो है ही नहीं। इतने सारे टैब्स हैं, इतने सारे कमांड लाइंस है, इतना सारा, मतलब काफी मुश्किल है हर चीज को मैनेज करना। और एक तो सबसे पहले तो ये मसला आता है कि क्योंकि सारे रिसोर्सेज अपने आप से सेपरेट है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इनका नेटवर्किंग करना है साथ में, तो मतलब ये तो अजाब हुआ भाई, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आमतौर पे अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन चलानी है जिसमें आपका कोई इतना काम नहीं है OS के टूल्स के साथ, आपको बस यही मकसद है कि आपने एप्लीकेशन चलानी है, कोई और आपको काम नहीं है OS के साथ। जिस तरह OS में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ये कमांड्स है, ये लिनक्स टर्मिनल है, ये चीज है, ये GUI है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। आपको बस अपनी एप्लीकेशन चलानी है, चाहे मेरे पास OS ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन बस मुझे चलानी है, मेरा ये एक ही पर्पस है। तो ये है कंटेनर्स। कंटेनर्स का यही काम है। ईच कंटेनर कंटेन्स अ प्रोसेस और एन एप्लीकेशन। मतलब है कि हर कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर क्या चीज होती है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन ये जो कंटेनर्स होते हैं, ईच कंटेनर के अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन होती है, और ईच एप्लीकेशन जो है वो साथ साथ में नेटवर्क भी हो सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, मुझे इसको लिंक करना है इस दूसरा कंटेनर के साथ, फिर मुझे उसको लिंक करना है तीसरा कंटेनर के साथ, तो ये वर्चुअलाइजेशन में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर आपके पास 3 OS है, आपको उन सबके एप्लीकेशंस को लिंक करनी है, हाइपरवाइजर तो हर चीज को सेपरेट रखा है, तो आप जोड़ोगे कैसे, सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो इसका एक और फायदा आता है कंटेनर्स में कि आप इस तरह से अपने एप्लीकेशंस को जोड़ सकते हो। और इसमें एक और भी चीज हमारे लिए इनेबल होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब इसके मैं एक के बाद एक बेनिफिट बस लिस्ट करता ही जा रहा हूँ। तो लिस्ट, तो इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। अब एप्लीकेशन से मेरा मतलब ये है कि आपको कोई वेबसाइट है, एप्लीकेशन से मतलब मेरा ये है कि आपको कोई वेब एप्लीकेशंस है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अब आप लोग ने जो CNC में उन्होंने तो पढ़ा ही होगा कि फ्रंट एंड बैक एंड ये सब क्या होता है। जो लोग IoT में है और AI में, मैं उनको शॉर्ट में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, तो इसमें मैं अपना ही वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो कि ये चीजें लगे हुए हैं, जैसे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ टेक्स्ट की चीजें हैं, ये सब आप देख सकते हो। ये सब वो चीजें हैं जो हम देख सकते हैं।
मतलब है कि ये विजुअल एस्पेक्ट है वेबसाइट का। इन सारे विजुअल एस्पेक्ट्स को हम कहते हैं द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट या द फ्रंट ऑफ द वेबसाइट। जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अच्छा, फिर बैक एंड क्या होता है? मैंने एक बटन को क्लिक किया अपना वेबसाइट के ऊपर, ये जो अबाउट की बटन है यहाँ आप देख सकते हो, मैंने अबाउट का बटन को क्लिक की, मैंने पोर्टफोलियो का बटन को क्लिक की, मैंने सर्विसेज का बटन को क्लिक की, मैंने कॉन्टैक्ट का बटन को क्लिक की। तो इन सारे बटन्स को जब मैं क्लिक करता हूँ तो कोई ना कोई इवेंट होती है ना, तो इसको बोलते हैं लॉजिक। ये हो गई वेबसाइट की लॉजिक। ये कोई लुक्स में तो आती है, जाहिर सी बात है, बटन से, लेकिन ये जो चीज हो रही है ये तो लॉजिक है ना, ये लुक्स तो नहीं है, ये अंदर की जो लॉजिक है वो चल रही है। तो वो लॉजिक जो होती है उसको हम बोलते हैं बैकएंड। जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों को मर्ज करते हो तो जाके आपका एक वेबसाइट बनता है। अभी हम डेटाबेसेस की बात नहीं कर रहे जिसमें हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ यही दो चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो चीजें जो है इनको मिला के आप एक वेबसाइट बना सकते हो। तो ये दोनों चीजें साथ में अगर आप लगा लो तो आपका एक वेबसाइट बन जाता है, एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट अगर आपको डॉकर पे होस्ट करनी है, तो इसमें एक और भी फायदा ये है। और फिर यहाँ हम आते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे। आपने दो कंटेनर्स बनाई, एप्लीकेशन तो एक ही है, वेबसाइट तो एक ही है, चलो उसके दो पार्ट्स है, फ्रंट एंड बैक एंड, लेकिन वो तो मैंने बताया, देखा जाए तो एप्लीकेशन तो एक ही है ना, तो हम दो कंटेनर्स क्यों बना रहे हैं? ये एक फायदा है कंटेनर्स का। हम एक कंटेनर में फ्रंट एंड डाल सकते हैं, एक कंटेनर में हम डाल सकते हैं बैकएंड। अब ये किस तरह से होगा? अब अगर आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ा हो, ये मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ। एक कंटेनर के अंदर मेरे HTML और CSS के फाइल्स होंगे और एक कंटेनर के अंदर मेरे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होंगे, और वो दोनों साथ साथ नेटवर्क होंगे, लिंक होंगे। कि अगर जावास्क्रिप्ट को, जो जावास्क्रिप्ट वाली कंटेनर है, अगर उसमें, अगर उसको कोई कंटेंट चाहिए HTML और CSS वाला कंटेनर से, मतलब फ्रंट एंड कंटेनर से, तो वो ले सकता है। और अगर HTML CSS वाली कंटेनर, मतलब एक फ्रंट एंड कंटेनर को कोई चीजें चाहिए बैक एंड कंटेनर से, मतलब एक जावास्क्रिप्ट का कंटेनर से, तो वो उसको भी ले सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो 2 in 1 कंटेनर बना सकते हैं। 2 in 1 कंटेनर मतलब जिसपे हम एक ही कंटेनर के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड बना देंगे, बिल्कुल बन सकती है। यही मैं बोल रहा था कि ये बिल्कुल आप एक वर्चुअल मशीन की तरह भी बोल सकते हो, ये बिल्कुल इसी तरह ही चलता है। ये ज्यादा लाइट वेट होता है, बस फर्क यही है कि ये ज्यादा लाइट वेट होता है क्योंकि इसमें कोई ओएस तो है ही नहीं, ये आपका बिल्ट इन कंप्यूटर ओएस को यूज कर रहा है। जिस तरह वर्चुअल मशीन्स आपका कोई और ओएस को बना के यूज करता है, कंटेनर्स आपका करंट ओएस को यूज करके करता है। तो अगर मैंने डॉकर इंस्टॉल किया विंडोज के ऊपर, तो ये विंडोज को ही यूज करेगा, ये एक और ओएस नहीं बनाएगा, एक और वर्चुअल ओएस या वर्चुअल मशीन नहीं बनाएगा, ये सीधा सीधा हमारा करंट ओएस के ऊपर ही चलेगा। बिल्कुल। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड को एक ही कंटेनर के अंदर डालें। अब हम दोनों को सेपरेट क्यों करें, यही मैं बात पे आ रहा था। इसका एक फायदा है, कंटेनर्स हमारे लिए एक और भी ऑप्शन खोल देता है, उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। वो क्या होता है? जिस तरह मैंने बोला कि एक वेबसाइट में अगर आप मल्टीपल पार्ट्स में उसको डिवाइड करो तो आप दो कंटेनर्स में फॉर एग्जांपल इसको स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड है, दोनों साथ में नेटवर्क होंगे, जिसको जिसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, बैक एंड को फ्रंट एंड को कांटेक्ट करनी है या फ्रंट एंड को बैक एंड को कांटेक्ट करनी है, जिसको भी जिसको कांटेक्ट, जिसको जिस मतलब जो भी कॉन्टैक्टिंग के सारे मसले हैं, नेटवर्किंग के सारे मसले हैं, वो सब डॉकर के थ्रू हो सकते हैं। ये दोनों कंटेनर साथ नेटवर्क हुए हुए हैं। और इनका फायदा क्या है इस तरह उनको सेपरेट रखना? नंबर 1 एग्जांपल, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे बैकअप्स बनानी है अपना वेबसाइट का। बैकअप्स किस तरह? मेरे पास एक वेबसाइट है, मुझे इस वेबसाइट की एक बैकअप बनानी है, खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ या कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हुई, मतलब या इलेक्ट्रिसिटी चला गया, या कोई और मसला हुआ या ये मसला हुआ, तो मैं एक और इसका वर्जन और अपना वेबसाइट का एक वर्जन बना सकता हूँ किसी और मुल्क में, या AWS के थ्रू या क्लाउड के थ्रू या जो भी है मैं उसके थ्रू बना सकता हूँ, और मैं उसको उधर स्टोर कर सकता हूँ कि जैसे ही मेरा मेन वेबसाइट, मतलब जो मेरा मेन वेबसाइट का कॉपी है वो हट जाए, वो खत्म हो जाए, तो फौरन जो मेरा दूसरा कॉपी है वो आ जाए ऑनलाइन। तो जो डाउन टाइम है, डाउन टाइम किसको बोलते हैं कि कितनी देर आपका वेबसाइट अनअवेलेबल है यूजर्स को, तो डाउन टाइम, हमारा गोल है डाउन टाइम को कम से कम करना। तो डाउन टाइम जो हमारा है वो एकदम कम हो जाए, मतलब बहुत ही कम हो जाए, इतना कम कि आपको दिखेगा भी नहीं। अबाउट जैसे 30 सेकेंड्स में आपकी वेबसाइट जो दूसरी कॉपी है वो ऑनलाइन हो गई है।
ठीक है। और वो भी बता रहा हूँ स्लो सर्वर्स के लिए। गूगल जैसी कंपनीज भी डॉकर को यूज कर रही है। जाहिर सी बात है कि गूगल जैसी वेबसाइट जो पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ लोग हर सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो 30 सेकंड्स के लिए भी बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है पैनिक क्रिएट होगा दुनिया में। तो इसीलिए उनके तो सर्विस इस तरह से बने हुए हैं कि आप समझो 0.2 सेकंड्स या 0.5 सेकंड्स में आपकी ये बैकअप का जो मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए गूगल जैसे कंपनीज की तो हम खैर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेन पॉइंट यही है कि हमारे जो डाउन टाइम्स है वो कम हो जाएंगे बैकअप्स की वजह से। अब बैकअप्स जो है वो मेरा जितना बड़ा एप्लीकेशन होगा उतना ही बड़ा मेरा बैकअप बनेगा। अगर मेरा एप्लीकेशन है 10 GB स्टोरेज का, तो जाहिर सी बात है कि मेरा बैकअप भी एक और 10 GB स्टोरेज लेगा, मतलब है कि टोटल में 20 GB स्टोरेज चला रहा हूँ, तो मेरे ज्यादा पैसे लगेंगे, मेरा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा, मेरा सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड होगा। जाहिर सी बात है जितना कम लोड रखो अपने सर्विस के ऊपर, चाहे आप हार्डवेयर की बात कर रहे हो, मतलब स्टोरेज की बात कर रहे हो, चाहे रैम की बात कर रहे हो, चाहे सीपीयू पावर की बात कर रहे हो, कम से कम बोझ रखनी चाहिए आपके सर्वर के ऊपर या आपकी क्लाउड इंस्टेंस के ऊपर। क्लाउड पे जितना आप ज्यादा बोझ रखोगे उतना ही पैसे खर्च होंगे। सर्वर अपना खुद का सर्वर पे जितना बोझ रखोगे उतना ही उसका रिसोर्सेज कम होते जाएंगे और उतना ही वो उसका जो पावर है वो मैक्स आउट होता जाएगा। अगर वो मैक्स आउट हो गया तो फिर उसके बाद जो भी उसका रिसोर्स है वो सब कंज्यूम हो जाएंगे, तो फिर मतलब फिर वो और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके रिक्वेस्ट जो है वो फुल हो गए। तो इसीलिए स्टोरेज, जो ज्यादा स्टोरेज का मसला है इसको प्रिवेंट करने के लिए कंटेनर्स आप इस तरह से यूज करेंगे। अगर मुझे कॉपी बनानी है सिर्फ फ्रंट एंड की, मेरे पास एक कंटेनर है फ्रंट एंड का, मेरा फ्रंट एंड 5 GB है, मेरा बैक एंड 5 GB है, मुझे अभी सिर्फ फ्रंट एंड की कॉपी बनानी है, मुझे पूरी वेबसाइट की तो कॉपी बनानी ही नहीं है, मेरा जरूरत ही नहीं है अभी। तो बजाय पूरा एप्लीकेशन को कॉपी बनाना, क्योंकि मैंने 2 सेपरेट कंटेनर्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ एक कंटेनर को कॉपी कर सकता हूँ या मतलब एक उसका डुप्लीकेट बना सकता हूँ। तो ये डुप्लीकेट बनाने की वजह से अब मेरे पास एक दूसरा कंटेनर आ गया है सिर्फ फ्रंट एंड के लिए। मतलब है कि मेरे 2 फ्रंट एंड कंटेनर चल रहे हैं तो 5 + 5 तो 10 GB, और मेरा एक बैक एंड कंटेनर चल रहा है तो 15 GB। मेरा 20 के बजाय 15 GB स्टोरेज इस्तेमाल हो रहा है। 5 GB, ये तो मैं एक छोटा एग्जांपल बोल रहा हूँ 5 GB, लेकिन यही चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करो बहुत सारी जगहों में, आपका एक बड़ा एप्लीकेशन में आपका टेराबाइट्स बच सकता है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जो एक फंक्शनैलिटी है हमारे पास डॉकर में कि हम ईच इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द वेबसाइट को या कंपोनेंट ऑफ द वेबसाइट को या कंटेनर ऑफ द वेबसाइट को हम उसको इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं, हम इसको इंडिविजुअली उसके कॉपीज बना सकते हैं, उसके रेप्लिकेट्स बना सकते हैं, डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है। तो ये अब मैंने समझा दिया कि कंटेनर्स है क्या, ये भी मैंने समझा दिया कि इसके क्या फायदे हैं, या भी कुछ और चीजें यहाँ बताया है कि वेब स्केल प्लेयर्स, मतलब कि जो बड़े वेबसाइट्स है हमारे, मतलब आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल, वो वीएम वो कंटेनर्स को यूज करते हैं ताकि जितने भी मसले वीएम्स में बहुत ही स्लो है उनको स्टार्ट करने में 2-3 मिनट लगते हैं तो काफी स्लो है, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज लेते हैं, ओएस की जरूरत ही नहीं है लेकिन तो भी यूज करना पड़ रहा है, इन सब के लिए कंटेनर्स यूज करते हैं। तो कंटेनर्स, एज मैंने आपको बोला, दोनों कंटेनर्स और वीएम्स दोनों वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन दोनों का यूसेज और जो मेन यूसेज भी और उसका जो पर्पस है वो दोनों बिल्कुल अलग है। तो मेजर डिफरेंस तो यही है कि कंटेनर्स के अंदर एक पूरा ओएस नहीं होता है, क्योंकि कंटेनर्स जो है वो आपका बिल्ट इन ओएस के ऊपर चलता है। मेरा अभी विंडोज का कंप्यूटर है, आप देख सकते हो मैं कोई वीएम को नहीं चला रहा हूँ, तो अगर मैं डॉकर इसके ऊपर चलाता हूँ तो एक और वीएम नहीं बनने वाला है, मैं एक और ओएस को इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये ही विंडोज को इस्तेमाल करेगा, लेकिन वर्चुअलाइजेशन हो जाएगी वही हाइपरवाइजिंग के, ठीक है, और ओएस हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पास कंटेनर्स में ये भी एक फायदा है कि जो हमारे वर्चुअलाइजेशन में जो हमें असाइन करना पड़ता है कि 8 GB रैम फिक्स जाएगा इस वर्चुअल मशीन के लिए, या इतना स्टोरेज फिक्स जाएगा इस वर्चुअल मशीन के लिए। अब डॉकर में हमारे पास ये मसला खत्म हो गया, कोई ऐसा वर्चुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है रिसोर्सेज का, सारे रिसोर्सेज एक ही ओएस के हैं, एक ही कंप्यूटर के हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है कि हम बिला वजह इसको सेपरेट कर रहे हैं, जबकि हमें सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा यार 1-2 GB रैम भी क्यों वेस्ट हो, अगर मेरा वर्चुअल मशीन 6 GB रैम अभी चला रहा है, मैंने इसको 8 GB दिया है, तो क्या जरूरत है वो एक्स्ट्रा 2 GB वेस्ट करने का। लेकिन क्योंकि डॉकर के अंदर, क्योंकि आपका मेन ओएस के ऊपर ही चल रहा है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह चलेगा, जितना उसको रिसोर्सेज चाहिए उतना ही कंप्यूटर देता जाएगा, उतना ही विंडोज देता जाएगा, तो एक फिक्स्ड अमाउंट हमें नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी इसका एक फायदा है। तो
इफ ओएस गोज डाउन ऑल द कंटेनर्स वुड गोज डाउन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप के ऊपर, मैं अभी इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर डॉकर चलाई है, मेरी ये कंप्यूटर बंद हो गई, तो मेरी जो डॉकर की नेटवर्क है वो भी खत्म हो जाएगी, फिनिश। तो इस वजह से खैर ये मसला तो खैर क्या बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी है। जो आपका होस्ट ओएस है वर्चुअल मशीन्स में, अगर आपका होस्ट ओएस चला रहा है, गेस्ट ओएस जो आपके वो तो होस्ट ओएस के ऊपर ही चल रहे हैं ना। अगर होस्ट ओएस ही खत्म हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि गेस्ट ओएस भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ भी यही चीज है, अगर आपका होस्ट ओएस मतलब है कि विंडोज खत्म हो जाता है तो जो भी उसके ऊपर डॉकर कंटेनर चल रहे हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लिनक्स कंटेनर से। लिनक्स का जो अच्छा हमने एक्चुअली ये पार्ट को अभी तक कवर नहीं किया है, तो क्योंकि हम ओएस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा सीपीयू रैम और स्टोरेज बच जाएगा। और जो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल ओएस की, अब खैर हम तो पाकिस्तानी लोग हैं भाई, हम तो कभी आज तक विंडोज को खरीदने का कभी सोचा ही नहीं है, हम तो हर चीज को बस पायरेट ही कर लेते हैं। तो आमतौर पे तो यही होता है 90% समझो। तो उसूलन प्रॉपर कंपनी जो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं उनके तो फिर लीगल के मसले आते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए उनको फिर खरीदना पड़ता है, विंडोज के एक्चुअल कॉपीज खरीदना पड़ता है। तो अगर मैं एक वर्चुअल मशीन के अंदर फॉर एग्जांपल विंडोज को चला रहा हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे एक और कॉपी लेनी पड़ेगी। एक जो असली कॉपी है ना वो पता है कितने का आता है, तकरीबन $200 समझो। ये समझो 800 दिरहम होते हैं, दुबई में तो दिरहम ही चलते हैं, तो 800 दिरहम होते हैं। अगर मैं इसको रुपीज में बताऊं तो ये होते हैं तकरीबन 40,000 रुपए, या समझो 35,000 रुपीज। तो ये बहुत ही ज्यादा पैसा है एक विंडोज का कॉपी के लिए, एक विंडोज का कॉपी के लिए इतने पैसे हैं। तो इसलिए इसमें यही भी एक फायदा है कि अगर हम वर्चुअल मशीन्स को इस्तेमाल करने के बजाय कंटेनर्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा एक ही ओएस है विंडोज, तो हमें जाहिर सी बात है कि एक ही ओएस का खर्चा देना पड़ेगा, मतलब है कि जो हमारा मेन होस्ट ओएस है और इसके ऊपर फिर जो भी हम चलाएंगे अपने एप्लीकेशंस डॉकर के थ्रू वो सब नॉर्मली मतलब ऐसी चल जाएंगी। तो ये एक और वजह है कि लोग क्यों डॉकर को इस्तेमाल करते हैं, क्यों कंटेनर्स को इस्तेमाल करते हैं बजाय वर्चुअल मशीन्स को इस्तेमाल करना, अगर उनका काम फॉर एग्जांपल विंडोज और ऐसी ओएस के साथ है। मेरी कोई इंफॉर्मेशन कट गई है तो फिर आप मुझे आप चैट में बता दो, अगर मेरी कोई इंफॉर्मेशन कट गई तो मैं उसको फिर क्लियर कर लूंगा, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप बता देना। तो असल में इंटरनेट की भी थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, आई थिंक इंशाल्लाह सब रिकॉर्डिंग में तो सही आ ही जाएगा, तो आप वापस भी देख सकते हो। खैर तो ये तो हमने देखी कि कंटेनर्स क्या है। अब मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा ही पार्ट रह गया है। तो अब हमने देख लिया कि डॉकर क्यों हम यूज करते हैं। अब लिनक्स कंटेनर्स क्या होते हैं, लिनक्स में भी कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये डॉकर के ऊपर नहीं चलते हैं। लिनक्स कंटेनर्स और डॉकर कंटेनर्स बिल्कुल सेपरेट है। डॉकर जो है वो बना है समझो 2010 या 2015 में। लिनक्स कंटेनर्स इन्वेंट हुए 1987 या आई थिंक 1990s में मैक्सिमम ये इन्वेंट हुआ था। मतलब है कि डॉकर्स के कंटेनर से कहीं पहले इन्वेंट हुआ था। तो हाँ, विंडोज ओएस एंड लिनक्स पे डॉकर एक्सपर्टीज दीजिएगा, बिल्कुल मैं दे दूंगा। मेनली तो हम लिनक्स पे ही काम करेंगे तो मैं उसका ही दूंगा, किसी को अगर विंडोज पे भी करना हुआ तो मैं वो भी बता दूंगा। हम इसलिए डॉकर को एक वर्चुअल मशीन के अंदर चला रहे हैं, हम इस वजह से ये कर रहे हैं कि फिर से वही बातें हमारी लिनक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। कि जिस तरह हमारे पास अभी ये नॉर्मल कंप्यूटर मेरे पास है जिसपे मेन होस्ट ओएस विंडोज चल रही है और फिर डॉकर तो एक एप्लीकेशन जो उसके ऊपर चलेगी। तो नॉर्मल इन्वायरमेंटल सेटिंग जैसे जॉब सेटिंग में क्या होगा, आपकी ये जो डिफॉल्ट ओएस है ये विंडोज नहीं होगी, ये लिनक्स होगी, और फिर आप लिनक्स के ऊपर डॉकर चलाओगे वर्चुअलाइजेशन के बगैर। जाहिर सी बात है आप कोई वर्चुअल मशीन तो इस्तेमाल नहीं करोगे। हम तो सिर्फ इसलिए वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप देखो कि डॉकर लिनक्स के ऊपर कैसे चले, जबकि आपका मेन होस्ट ओएस लिनक्स नहीं है। तो ये भी एक फायदा है जो मैं मेंशन करना ही भूल गया, आप एक ओएस के अंदर डॉकर को चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, बिल्कुल चल भी जाएगा। तो ये भी एक फायदा है डॉकर का कि डॉकर जो है वो आपका वर्चुअल ओएस से भी रिसोर्सेज ले सकता है। तो इस वजह से डॉकर आपका एक वर्चुअल मशीन के अंदर चल सकती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसका, अगर आपके काम के अंदर आए तो। इसके जो यूसेज है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिसको काम में आता है उसको वाकई में फिर काम में आता है। तो अब लिनक्स में कुछ चीजें हैं, कर्नल नेम स्पेसेस और कंट्रोल ग्रुप्स, इनकी इतनी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें भी कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब है कि जिसमें चीजें हैं ये सब सेपरेट होते हैं।
ताकि वो एक दूसरे से इंटरफियर ना करे। तो अगर आपके पास कर्नल नेम स्पेसेस है या कंट्रोल ग्रुप्स है, नेम स्पेसेस तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ। अगर मेरे पास मैं ये बटन क्लिक करता हूँ टास्क व्यू को, जो विंडोज 10 के अंदर होती है, अब आई थिंक मेरा ये जूम का मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर आपको दिखेगा नहीं। तो जो आती है एक, आप एक नया डेस्कटॉप को बना सकते हो, यहाँ आता है न्यू डेस्कटॉप, तो आप एक नया डेस्कटॉप खोल सकते हो ना। तो समझो कि नेम स्पेसेस भी यही चीज होती है, लेकिन लिनक्स के अंदर नेम स्पेसेस भी यही चीज होती है जो आप विंडोज के अंदर इस तरह से करते हो। तो वही चीज है। अब जाहिर सी बात है कि ईच डेस्कटॉप जो है विंडोज में, अगर आप एक नया डेस्कटॉप बनाते हो तो ईच डेस्कटॉप इज सेपरेट फ्रॉम द सेकंड डेस्कटॉप। तो यही बात हो रही है यहाँ लिनक्स में भी। लिनक्स में ये जो सेपरेशन है ये हम कर सकते हैं नेम स्पेसेस के थ्रू। तो ये इसमें भी कंटेनर्स इस्तेमाल होती है, और विंडोज भी जो ये चीज करता है इसमें भी एक कंटेनर रिलेटेड सिस्टम या वर्चुअलाइजेशन रिलेटेड सिस्टम इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, इतने अगर बेनिफिट्स हैं कंटेनर्स के अंदर, तो इतना लेट ये इन्वेंट क्यों हुआ? देखा जाए तो ये जो कंटेनर्स का टेक्नोलॉजी है, अगर ये 1900s में इन्वेंट हुई तो हर जगह क्यों इस्तेमाल करना शुरू नहीं की? इसका मेन वजह ये है कि अब कंटेनर्स का जो मैनेजमेंट थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी उस जमाने में। डॉकर तो एक ऐसा टूल आ गया कि अब पीस ऑफ केक हो गया अगर आपको सही से आता है उसके सारा स्क्रिप्टिंग और सब, लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो इस वजह से इतना इस्तेमाल नहीं होता था। और एक अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ही था डॉकर का, ये मेरे ख्याल से लिनक्स के कंटेनर्स के बाद ही था या उसी दौरान ही था तकरीबन। इसको बोलते हैं जेल जोन्स। तो कुछ कंपनीज जैसे सिस्टम 360 या इस तरह के कुछ कंपनीज थे, ये इस्तेमाल करते थे इस तरह के जो एक जेल जोन्स को इस्तेमाल करते थे, जो कंटेनर्स की तरह ही होते हैं, और वो एक प्रोसेस को या एक एप्लीकेशन को आइसोलेट कर सकते हैं दूसरे प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस को उसी ओएस या उसी कंप्यूटर के ऊपर। तो हमने देख लिया है कि अब डॉकर क्या है, और हमने ये भी देख लिया है कि हाँ, बस हमें अब यही देखना रह गया कि विंडोज कंटेनर्स, मैक कंटेनर्स, लिनक्स कंटेनर्स, ये सब क्या होते हैं। तो अभी तो मीटिंग खत्म होने वाला है, ये मैं आखिरी पार्ट रिकॉर्ड कर लूंगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं दोनों को एडिट करके फिर रिकॉर्डिंग पे एक साथ भेज दूंगा। तो किसी को भी कोई सवाल हो तो मुझे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो अब हम एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो यह हमने पढ़ा है कि कंटेनर्स है क्या, और उनको आप कंपेयर करो वर्चुअल मशीन्स के साथ, तो ये क्यों ज़्यादा अच्छे हैं, कि क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स तो हमने अभी तक कवर नहीं किया, ये तो हम आगे जाके देख लेंगे। क्या बेनिफिट्स है वर्सेस वर्चुअल मशीन्स, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें। और पहले जब वर्चुअल मशीन्स नहीं होता था तो कौन कौन से मसले थे, फिर वर्चुअल मशीन्स ने इसको सॉल्व की। लेकिन फिर वर्चुअल मशीन्स के क्या मसले थे जिसको कंटेनर्स ने अब सॉल्व किया है, मतलब डॉकर और ये सारी चीज़ें, उनको क्या चीज़ को सॉल्व किया है जो वर्चुअल मशीन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या उनके अंदर ऐसा क्या मसला है जो डॉकर या कंटेनर्स के अंदर नहीं है, वो हमने यहाँ देख लिया है। तो फिर हमने इंट्रोड्यूस किया कि कंटेनर्स है क्या, किस तरह चलते हैं ये सारी चीज़ें, और इनका डिफरेंस क्या है वर्चुअल मशीन से। तो अब हम देखते हैं, और हमने लिनक्स कंटेनर्स भी देखे हैं कि लिनक्स के अंदर जो बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर्स का एक इम्प्लीमेंटेशन है जो 1900s से चल रही है, 1990 या 1980, लेट 1980 या फिर लेट 1990 या मे बी अर्ली 1990 में जब इस्तेमाल होता था लिनक्स, तो उस वक्त भी ये लिनक्स कंटेनर्स मौजूद थे और ये इस्तेमाल भी होते थे। अब एप्लीकेशंस के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल होते थे, मैंने ये वजह भी बता दिया है कि उस वक्त बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, कोई डॉकर की तरह का टूल था ही नहीं जिससे आप कंटेनर्स को इजीली मैनेज कर सको, वो भी ओएस के ऊपर, मतलब लिनक्स जैसी ओएस के ऊपर तो और भी मुश्किल। तो इसलिए एप्लीकेशंस के लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। जो इसका एक पहला अटेम्प्ट था वो था जैसे सिस्टम 360, आई थिंक ये कंपनी का नाम है, सिस्टम सिस्टम 360 या कोई ऐसा कंपनी था जो जोन्स या जेल्स को इस्तेमाल करते हैं। हाँ अच्छा, ये एक्चुअली कंपनी का नाम नहीं है, ये यहाँ है। तो सोलरिस जो है वो एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत ही पुराना है, आजकल बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही पुराना हो गया। इसी तरह BSD भी एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसका एक फ्लेवर है जो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता है, ये भी बहुत ही पुराना हो गया। ये दोनों 90s में बहुत चलते थे। तो इन दोनों ने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए, जेल्स और जोन्स। सोलरिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है सोलरिस जोन्स के नाम से, और BSD का जो डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लेवर है लिनक्स का, उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है BSD जेल्स के नाम से। दोनों एक ही चीज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या प्रोसेस को आइसोलेट करते हैं दूसरे एप्लीकेशन और प्रोसेस से, ताकि कंप्यूटर को ऐसा लगे कि ये अपना ही एक तरह से मतलब हर चीज़ से अलग चल रहा है। तो ये इसका एक यूसेज है, एक अर्ली इम्प्लीमेंटेशन का है जिसमें इस्तेमाल हुआ है। ये एक अर्ली इम्प्लीमेंटेशन है कंटेनर्स का जो लिनक्स के ऊपर हुआ है।
तो अब हमने देख ली कि डॉकर भी क्या है। डॉकर बेसिकली एक कंटेनर मैनेजर है। अब हमने यहाँ देख ली कि कंटेनर्स अगर इतना ही मुश्किल है मैनेज करना, तो फिर डॉकर हमें इस्तेमाल तो करनी पड़ेगी ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। तो डॉकर जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, तो फिर हर चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है। तो GUI भी अगर आप इस्तेमाल नहीं करो विंडोज़ में, तो एक GUI ऑप्शन भी है डॉकर का, उसको अगर आप इस्तेमाल ना भी करो, अगर आप कमांड लाइन को भी इस्तेमाल करो, उसके जो डॉकर फाइल्स स्क्रिप्ट है जो हम आगे जाके देखेंगे क्या है, इनको भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भी बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंटेशन करना बनिस्बत इस तरह से लिनक्स के जो कंटेनर्स और जोन्स और जेल्स और ये जो सब है, इनका जो पुराना इम्प्लीमेंटेशन था इससे तो कहीं ज़्यादा आसान है। तो इसलिए ये आजकल एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत चलता है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। अब पिछले कुछ सालों में, अब ये बुक लिखा गया है 2017 में, ये भी आप माइंड में रखो इस पूरा बुक के, मतलब कुछ चीज़ें आउट ऑफ डेट हो भी सकती है। मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा आउट ऑफ डेट है क्योंकि अभी तक बात कर रहे हैं विंडोज सर्वर 2016 का। तो अब आजकल तो कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता है, तो इस वजह से ये डेफिनेटली ये वाला इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आउटडेट हो गया है। खैर, ये तो भी मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि PIIC का एग्जाम तो आएगा ही आएगा। विंडोज कंटेनर्स तो पिछले कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट जो है, मतलब है कि पिछले कुछ सालों से मतलब है 2017 से पहले, मतलब 2015 2016, तो इन सालों के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काम कर रहा है डॉकर और दूसरे कंटेनर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, ताकि वो इनको इम्प्लीमेंट करके विंडोज के अंदर ला सके। तो इसका जो पहला इम्प्लीमेंटेशन था विंडोज ने जो की, वो है विंडोज सर्वर 2016 के अंदर, जो अब तो बहुत ही पुराना हो गया है। तो उसके अंदर क्या किया है कि उसने डॉकर के साथ काम करके ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है कि जिससे आपके जो मेन विंडोज की चीज़ें हैं, जो आपके मेन एप्लीकेशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली विंडोज कंटेनर्स का एक चीज़ है विंडोज के अंदर जो अब बिल्ट इन हो गया है, उसके थ्रू वो कंटेनर्स में ही अब चलते हैं। तो इसलिए जो अब एक तरह से जो लिंक है इन टूल्स का, जो लिंक है हमारे से और जो हमारा लिंक है इन टूल्स में, जो एक बीच का एक मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं इन टूल्स के साथ और जिससे ये टूल्स हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये मीडियम ही डॉकर बन गया है इस ओएस के अंदर। विंडोज सर्वर 2016 के अंदर ये मीडियम ही ओएस बन गया है। तो इस वजह से जो डॉकर की वजह से जो बेनिफिट्स है वो डेफिनेटली ओएस पे बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं। इतना डॉकर को यूज़ करने की वजह से जो विंडोज सर्वर 2016 है वो काफ़ी लाइट वेट भी है, और लाइट वेट होने की वजह से इसके कम रिसोर्सेज भी लेते हैं, और फिर उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो कंटेनर्स के हैं वो सब यहाँ अप्लाई होते हैं। खैर, तो ये है डॉकर का एक्सपीरियंस, तो ये है ये वजह कि डॉकर क्यों इस्तेमाल हो रहा है विंडोज के अंदर। और अब हम अगर देखें फॉर एग्जांपल कि डॉकर किस तरह से इस्तेमाल होता है विंडोज के ऊपर व्हेन कंपेयर टू डॉकर ऑन लिनक्स। डॉकर हम लिनक्स पे भी चला सकते हैं, विंडोज पे भी चला सकते हैं, दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल भी नहीं। जो डॉकर एक्सपीरियंस है विंडोज के ऊपर वो लिनक्स जैसा ही है, जो डॉकर एक्सपीरियंस है लिनक्स के ऊपर वो विंडोज जैसा ही है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग फेमिलियर है डॉकर के साथ काम करना विंडोज़ पे, तो आसानी से लिनक्स पे स्विच हो सकते हैं उसी डॉकर का ही टूल के साथ। अगर उन्होंने पूरी ज़िंदगी लिनक्स पे काम किया है और फिर वो स्विच हो रहे हैं विंडोज़ सर्वर या विंडोज़ के ऊपर, और अगर उनको उसके अंदर डॉकर को इस्तेमाल करनी है तो भी उनको कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि लैंग्वेज, फीचर्स, यूसेज का तरीका ये सब एक ही है। तो चाहे जो भी ओएस के अंदर आप इस्तेमाल करो ये एक ही जैसा होगा। तो ये फेमिलियरिटी की वजह से ऐसा है। तो अब हमने देख लिया है विंडोज कंटेनर्स। अब लिनक्स कंटेनर्स और विंडोज कंटेनर्स में क्या फर्क है? अब एक रनिंग कंटेनर जो है वो होस्ट का ओएस को यूज करता है। डॉकर के कंटेनर्स जो है वो होस्ट का ओएस को यूज करता है, अपना ओएस नहीं बनाता है वर्चुअल मशीन्स की तरह। इसी वजह से ये इतने लाइट वेट होते हैं, इतनी जल्दी बूट होते हैं, इतनी जल्दी शट डाउन होते हैं, इतनी जल्दी पॉज होते हैं, और ओवरऑल बहुत ही फास्ट और लाइट वेट होते हैं और कम रिसोर्सेज लेते हैं। तो इस वजह से कंटेनर जो है उसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो आपका एक विंडोज कर्नल के ऊपर चले। मतलब एक जो आपका कंटेनर है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो एक विंडोज का कर्नल के ऊपर चले, लिनक्स का कर्नल के ऊपर नहीं। ठीक है? तो ये अगर आप नोट करो, आप मेरी बात को ज़रा समझो कि अगर मैं विंडोज के ऊपर डॉकर को चला रहा हूँ, अब उसका यूसेज में तो कोई फर्क नहीं है, ये तो हमने समझ लिया है, दोनों के कमांड सेम है। मतलब दोनों ओएसएस के अंदर अगर मैं डॉकर को यूज करूँ, कमांड्स भी एक ही जैसे हैं होते हैं, यूसेज भी एक ही जैसा होता है, हर चीज एक ही जैसा होता है। फर्क क्या है? ओएस इटसेल्फ में। अब जाहिर सी बात है विंडोज एक बिल्कुल ही अलग ओएस है, लिनक्स एक बिल्कुल ही अलग ओएस है, दोनों बिल्कुल ही अलग ओएसएस हैं, उनका कोई आपस में लिंक नहीं है सिवाय ये कि दोनों ओएसएस हैं।
दोनों का यूसेज का तरीका, दोनों के कमांड्स, दोनों का जो अंदर का इंटरनल प्रोसेसिंग है, दोनों का जो कोड है, दोनों के जो फीचर्स हैं, ये जो भी चीजें हैं ये सब अलग हैं। तो इस वजह से आप अगर डॉकर को चलाते हो विंडोज के ऊपर, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी कि आपको डॉकर को पूरा, जो डॉकर जिन लोग ने डॉकर बनाई है उनको डॉकर के एप्लीकेशन को पूरा रिप्रोग्राम करना पड़ेगा कि वो विंडोज का कर्नल, मतलब है कि विंडोज का कोड के साथ चले। और अगर वो लिनक्स पे जाना चाहे तो फिर से उनको पूरा चेंज करना पड़ेगा डॉकर का कोड कि अब वो लिनक्स पे चले। मतलब है कि क्रॉस कंपैटिबल नहीं है। तो क्रॉस कंपैटिबिलिटी का जब हम ओएस की बात करते हैं तो क्रॉस कंपैटिबिलिटी लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर करते भी है, मतलब पॉसिबल है, लेकिन अगर करते भी है तो हमारा एप्लीकेशन बजाय 80 MB या 100 MB होने का आराम से वो पहुंच जाएगा 5 GB, 2 GB, मतलब है कि 2000 MB, 5000 MB तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या निकाला है? डॉकर, मतलब ये जो जिन लोगों ने डॉकर बनाया है उन्होंने यही सोचा है, हम तो डॉकर एक ही तरीके से ही बनाएंगे लिनक्स के कर्नल के ऊपर। अगर किसी को विंडोज के अंदर इस्तेमाल करनी है तो फिर क्या करनी पड़ेगी कि उनको एक लिनक्स की बैकएंड इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ताकि डॉकर जो है वो उसी बैकएंड के ऊपर ही चले विंडोज के ऊपर, ताकि वो विंडोज देखा जाए तो वो विंडोज पे ही चल रही है, लेकिन जो उसका बैकएंड है वो लिनक्स का कर्नल या लिनक्स का ओएस के साथ प्रोसेस हो रही है। अब इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ। WSL2 एक चीज है लिनक्स के अंदर, उसका फुल फॉर्म क्या है? विंडोज, W का मतलब विंडोज, एस का मतलब है सब सिस्टम फॉर लिनक्स, एल का मतलब है लिनक्स, तो विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, WSL। इसका मतलब क्या है? जो भी कोर फंक्शनैलिटीज है, जो भी कोर फीचर्स है लिनक्स के अंदर, वो सारी चीजें को इंप्लीमेंट किया गया है विंडोज के अंदर। सिंपल इसका यही डेफिनेशन है। तो अगर मैं लिनक्स के कमांड्स, लिनक्स की चीजें जो भी है, मैं बगैर वर्चुअल मशीन का डायरेक्टली अपना इस होस्ट कंप्यूटर पे चलाना चाहूँ कि मैं बोलूँ ये मेरा होस्ट ओएस है, मैंने CMD खोल दी, मैंने या फॉर एग्जांपल बैश का कमांड लिख दी और अब मैंने लिनक्स के कमांड्स को इसी विंडोज के ऊपर ही इस्तेमाल करना शुरू की, तो ये हम कर सकते हैं विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स या WSL के साथ। अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ है, वरना मैं आपको एक डेमो दे देता, लेकिन ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। और डॉकर ने भी यही सोचा है कि जो भी लोग डॉकर को इस्तेमाल करेंगे विंडोज के अंदर, उन सबको WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के ऊपर ही चलानी पड़ेगी। तो इस वजह से जब आप डॉकर को इंस्टॉल करते हो विंडोज के ऊपर, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, WSL2 को भी इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब जो डॉकर का इंस्टॉलर है, जो exe फाइल है डॉकर का इंस्टॉल करने के लिए विंडोज के ऊपर, उसमें वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन है कि वो WSL2 अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंस्टॉल कर देता है। तो शुक्र है कि इसके लिए कोई कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल मसले कभी कभी आते भी हैं जिनको फिर रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर लिनक्स पे, अब वो तो मतलब सर्वर्स में और कंपनीज में तो लिनक्स, अब मैंने तो ज़्यादा ही बोल दिया इसके बारे में कि क्यों इस्तेमाल होता है, तो आपको तो अब पता ही है कि क्यों इस्तेमाल होता है। तो अब जो लोग विंडोज़ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं डॉकर को, वो लिनक्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फिर उनको WSL2 यूज़ करना पड़ता है। उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला भी नहीं है, उसकी वजह से कोई इतना स्लो डाउन भी नहीं होता है कंप्यूटर, और ओवरऑल सब एक ही, मतलब एक ही तरीके से ही चलता है। तो ये इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। बस यही बात है कि आपको एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को या एक्स्ट्रा टूल को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो उसका तो अब चलो हर चीज़ तो नहीं मिल सकता है ना आपको, तो इस वजह से अगर आपको विंडोज़ को इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसका जो GUI फीचर्स है या उसका ओवरऑल यूसेज से अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो बजाय लिनक्स को यूज़ करने का, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो एक तरह से आप मजबूर हो। तो अब मजबूरी में तो बंदा आप कुछ ना कुछ कर ही लेता है, तो बस एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन ही करना है ना, चलो फिर मैं कर ही लेता हूँ। लिनक्स से तो यूज़ करना कहीं बेहतर है। तो जो लोग विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं वो फिर ऐसे ही सोचते हैं, तो इस वजह से फिर उनके लिए इतना बड़ा ये मसला भी नहीं है। खैर, तो अब हमने विंडोज़ कंटेनर्स और लिनक्स कंटेनर्स को कंपेयर करके ये भी बता दिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये भी बता दिया है कि डॉकर का जो यूसेज है वो दोनों पे सेम है, लेकिन जो डॉकर का जो डेवलपर्स हैं उनका जो डॉकर का मेकिंग का तरीका है वो एक ही है, लिनक्स कर्नल या लिनक्स ओएस के ऊपर बेस्ड है। इसलिए विंडोज में चलानी है तो आप एक सब सिस्टम या एक पार्ट ऑफ द लिनक्स ओएस आप इंस्टॉल करोगे विंडोज के अंदर, जो इन द बैकग्राउंड चलेगी, जो आपका इस डॉकर जो ये जो आपका डॉकर है ये उस पार्ट ऑफ द ओएस के ऊपर चलेगी जो आपका विंडोज के अंदर है, या उस सब सिस्टम के ऊपर चलेगी और उसके सारे कमांड्स वो ही प्रोसेस करेगा। अच्छा, तो ये हमने देख ली डॉकर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मैक कंटेनर्स। मैक कंटेनर्स क्या है?
एप्पल बेसिकली जो भी एप्पल को इस्तेमाल करता है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? मैक कंटेनर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो भी लोग एप्पल को इस्तेमाल करते हैं उनके पास कोई तरीका नहीं है इस्तेमाल करना डॉकर को, क्योंकि जिस तरह से विंडोज के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है WSL2 को इस्तेमाल करके आप डॉकर को चला सको, एप्पल जो है क्योंकि एप्पल ओवरऑल थोड़ा इसी तरह का ही कंपनी है, तो उन्होंने मना कर दी कि हम सपोर्ट चाहते ही नहीं है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स WSL2 का, या उसका कोई और इम्प्लीमेंटेशन भी बनाना नहीं चाहते कि जैसे MSL बना लेते हैं मैक ओएस सब सिस्टम फॉर लिनक्स, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि लिनक्स का हमारा कोई आपस में लिंक ही ना हो, हम जो करें वो बस हमारा ही हो। तो अब ये चलो लिनक्स एप्पल का जो कंपनी है उन्होंने ये सोचा, इसलिए उन्होंने इनकार कर दी लिनक्स के साथ पार्टनरशिप करना, एक ऐसा सिस्टम को बनाना या एक ऐसा सब सिस्टम को बनाना। तो इसकी वजह से एक ही ऑप्शन बचता है कि आप VM के ऊपर डॉकर को चलाओ लिनक्स के अंदर, मैक ओएस के अंदर। तो मैक ओएस में जब आप डॉकर का जिस तरह exe फाइल होता है विंडोज में, इस तरह मैक ओएस में DMG फाइल होती है। तो जब आप एक DMG फाइल को इंस्टॉल करते हो डॉकर का, तो वो ऑटोमेटिकली एक VM को भी इंस्टॉल कर लेता है, एक लिनक्स VM को भी इंस्टॉल कर लेता है, और फिर डॉकर उसके ऊपर चलता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मेरा विंडोज का होस्ट OS है, मैंने इसके ऊपर वर्चुअल बॉक्स खोल दी, उसके अंदर मैं लिनक्स चला रहा हूँ, और फिर मैंने उस वर्चुअल बॉक्स का इंस्टेंस के अंदर मैंने डॉकर को चला दी। इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं बनता है, बहुत ही कम पर्पसेस है इसका, रियल वर्ल्ड में इसके कोई इतने पर्पसेस नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। लेकिन एप्पल में या मैकओएस में ये मजबूरी है, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है डॉकर को चलाने का, इसलिए यही एक तरीका बचता है कि मैकओएस आपका मेन होस्ट ओएस है, तो उसके अंदर आप एक लिनक्स का VM को यूज करते हो, और उस लिनक्स का VM के अंदर डॉकर चलता है। अब वो जो लिनक्स VM है मैकओएस के अंदर या एप्पल के अंदर, वो आपकी कोई इस तरह की VM की तरह नहीं होती है जो वर्चुअल बॉक्स में है कि आपको मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है। जब आप डॉकर को ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो उस VM को खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है, तो वो सब आपको खुद मैन्युअली नहीं करना पड़ता है, कम से कम ये एक अच्छी बात है इसका। तो मैक कंटेनर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये हमने देख लिया है चैप्टर नंबर 1, तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो पहले हम एक ज़माने में रहते थे जिसमें हर हर बिजनेस को अपना नया एप्लीकेशन के लिए एक नया सर्वर खरीदना पड़ता था। तो फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन्स आ गए, VMware वर्चुअल बॉक्स, जिसकी वजह से आप एक सर्वर के ऊपर या एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल OS चला सकते हो, और फिर ईच OS में अपने एक एप्लीकेशन लगा दी। लेकिन जो लोग को फिर OS की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है कि मेरे पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, या मेरा जो ये सेपरेशन है बस ये हो जाए, मुझे एक पूरा OS की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद उन लोग के लिए ज़्यादा लाइट वेट तरीका, ये सब करने के लिए एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीका, ज़्यादा फास्ट तरीका, ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीका क्या आया है, कंटेनर्स को यूज़ करना। और कंटेनर्स का जो सबसे बेहतरीन तरीका है उनको इस्तेमाल करने का, अब लिनक्स कंटेनर्स भी है, अब उनको इस्तेमाल कर लो, लेकिन उनको प्रोग्राम करना और इस्तेमाल करना और मैनेज करना इतना हेक्टिक है कि कोई करता ही नहीं है इस तरह। तो इसलिए फिर लोग, जब डॉकर आया तो डॉकर एक ऐसी टूल है कि आप वही कंटेनर्स बना सकते हो लेकिन ईजिली, जिस तरह पहले मुश्किल होती थी उससे कहीं गुना कम मुश्किल होती है एक डॉकर के साथ वर्चुअल मशीन को या एक डॉकर के साथ कंटेनर को बनाना। तो इस वजह से फिर डॉकर को इस्तेमाल करना शुरू हुई। तो उसके बाद वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है, कंटेनर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो मैसेज के लिए अवेलेबल होगी, जो भी इस्तेमाल करना चाहे कंपनी इंडिविजुअल उन सब के लिए हाईली अवेलेबल होगी। तो अब वो जो मसले थे अब वो सब हट गए कि ये बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। अब बिगिनर्स भी इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया है चैप्टर 1। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि डॉकर इटसेल्फ क्या है, तो हम ये भी देख लेंगे। और फिर इंशाल्लाह ये तो चैप्टर नंबर 2 है। फिर अभी फ़िलहाल आई थिंक एक मसला है कि फ़ाइल लोड नहीं हो रहा है। तो ख़ैर ये चैप्टर नंबर 2 है, और फिर चैप्टर नंबर 2 के बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में इंस्टॉलिंग डॉकर का चैप्टर है जिसमें हम इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर नंबर 4 द बिग पिक्चर, डेव ऑप्स ये सब क्या है, इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसकी ये जो डेवलपर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ती है, जॉब वालों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ती है, वो क्या है। तो ये 4 चैप्टर्स कवर करने के बाद हम इंशाल्लाह फिर वाकई में टेक्निकल कोड और स्क्रिप्टिंग की तरफ जाएंगे कि डॉकर को वाकई में यूज़ कैसे करना है। ये जो 4 चैप्टर्स है इसमें तो हम सिर्फ थियरी सीखेंगे, और एक ही प्रैक्टिकल चैप्टर है नंबर 3 जिसमें हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे एप्पल के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर। तो ये हमने देख लिया है। तो अब हम इंशाल्लाह कल
चैप्टर 2 से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।